हेलो एंड नमस्कार। मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का सर्व ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस जे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक माइनर एक्ट पर, जिसका नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। यह एक्ट पीटी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पीटी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जितने भी संभावित प्रश्न इस अधिनियम से बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इसमें कितने अध्याय एवं धाराएं हैं, कब लागू हुआ, और उन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए गए हैं उनके उत्तर देखेंगे, और वे क्वेश्चन किस धारा से संबंधित है इस पर भी बात करेंगे। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं, और साथ ही साथ सर्वज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अध्याय और धाराएं, इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, और धाराओं के मार्जिनल नोट्स क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अध्याय 1 जो है वो शुरू होता है धारा 1 से लेकर के 3 तक है, जो कि प्रारंभिक बातें बताता है, जैसा कि सब अधिनियम में होता है। पहला है संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना। धारा 2 परिभाषाएं, विभिन्न परिभाषाएं, जिसमें बालक कौन होगा, भरण पोषण क्या है, अवयस्क किसे कहते हैं, माता पिता कौन है, कौन आएंगे इसके अंतर्गत, नातेदार कौन है, रिलेटिव कौन होते हैं, इन सारी चीज़ों का इसमें वर्णन किया हुआ है। तो ये सेक्शन 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बनते हैं और कई प्रश्न बनते हैं, इसलिए सेक्शन 2 है परिभाषाएं। दूसरा है अगली धारा है 3 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। अगला अध्याय है 2। अध्याय 2 में धाराएं 4 से लेकर के 18 तक हैं। इस अधिनियम का यह सबसे बड़ा अध्याय है, अध्याय 2, जो कि संबंधित है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण से। इस अध्याय की हेडिंग है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। धाराएं कहाँ से कहाँ तक सम्मिलित हैं? 4 से लेकर के 18 तक। अगला है धारा 4। धारा 4 है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। धारा 5 की हेडिंग है भरण पोषण के लिए आवेदन। धारा 6 है अधिकारिता और प्रक्रिया। धारा 7 भरण पोषण अधिकरण का गठन। धारा 8 जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा 9 भरण पोषण का आदेश। धारा 10 भत्ते में परिवर्तन। धारा 11 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। धारा 12 कतिपय मामलों में भरण पोषण के संबंध में विकल्प। अगली धारा है 13। धारा 13 है भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना। 14 है ब्याज का अधिनिर्णय, जहाँ कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है। 15 है अपील अधिकरण का गठन। 16 में अपील से संबंधित प्रावधान है, 16 की हेडिंग है अपील। 17 है विधिक अभ्यावेदन का अधिकार। 18 है भरण पोषण अधिकारी। अगला अध्याय है अध्याय 3। अध्याय 3 में मात्र एक धारा समाहित है। ये एक धारा कौन सी है? 19। अध्याय 3 वृद्धाश्रमों की स्थापना से संबंधित है, और धारा 19 की हेडिंग भी है वृद्धाश्रमों की स्थापना। अगला अध्याय है अध्याय 4। अध्याय 4 में भी एक धारा है, मात्र एक धारा है, जो कि संबंधित है वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सकीय देखरेख के लिए उपबंध, जो कि धारा 20 से संबंधित है। तो धारा 20 की हेडिंग क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता। अध्याय 5 धारा 21 से लेकर के 23 तक है। अध्याय 5 संबंधित है वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा से, और धारा 21 का हेडिंग है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, जागरूकता आदि के लिए उपाय। धारा 22 प्राधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। धारा 23 कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना। अगला अध्याय है अध्याय 6 अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया। धाराएं 24 से 25 अपराध और विचारण की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें दो धाराएं समाहित हैं अध्याय 6 में।
धारा 24 और 25। धारा 24 कहती है वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ देना और उनका परित्याग। यहाँ आरक्षित लिखा गया है, यह गलत है, आरक्षित है। वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग। धारा 25 है अपराधों का संज्ञान और अंतिम धारा है अंतिम अध्याय है जिसको मिसलेनियस बोलते हैं या हिंदी में इसको प्रकीर्ण बोलते हैं, जो कि 26 से लेकर के 32 तक है। अर्थात इस अधिनियम में कुल धाराएं हैं 32 और अध्याय कुल कितना है 7। तो 26 का हेडिंग देख लेते हैं। 26 कहता है अधिकारियों का लोक सेवक होना। 27 है सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। 28 है सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। 29 है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 30 है निर्देश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। 31 है केंद्रीय सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति और 32 है नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। तो ये रहा पूरे अध्याय और पूरी धाराएं। उनके मार्जिनल नोट्स क्या कहते हैं, हेडिंग क्या है। हेडिंग देखने के बाद आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर का सीरीज। जितने संभावित प्रश्न इस अधिनियम से बन सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। आइए कंप्लीट MCQ रिलेटेड टू मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। पहला प्रश्न है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में कुल अध्याय हैं। कुल अध्याय कितने हैं अभी हम लोगों ने देखा, अध्याय है 7। कुल अध्याय कितने हैं 7। अगला प्रश्न है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में कुल धाराएं हैं। कुल धारा कितनी है अभी हम लोगों ने देखा 32। आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, उन राज्यों पर जिन्होंने अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू किया, और डी है केंद्र शासित राज्यों के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर है संपूर्ण भारत पर, क्योंकि पहले जितने भी अधिनियम थे उसमें लिखा रहता था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, तो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द जो है 31 अक्टूबर 2019 से अब विलोपित कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, और अब ये भी अधिनियम पूरे भारत पर लागू है। इससे संबंधित सेक्शन कौन सा है, इससे संबंधित सेक्शन है 1(2), 1 का सब क्लॉज 2, जो कि बताता है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर के नागरिकों को भी लागू होता है। हमारा अगला प्रश्न है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 किन पर लागू होता है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 किन पर लागू होता है। तो ऑप्शन है भारत में निवास करने वाले भारत के नागरिकों पर, भारत के बाहर निवास करने वाले भारत के नागरिकों पर, उपरोक्त अ एवं ब दोनों। तो आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त अ एवं ब दोनों, यानी भारत में निवास करने वाले भारत के नागरिकों पर लागू होता है, साथ ही साथ भारत के बाहर निवास करने वाले भारत के नागरिकों पर भी लागू होता है। तो ये किससे संबंधित है, सेक्शन 1 से 1 सब क्लॉज 2, इसमें भी वही सेक्शन है जो जिसमें कि लिखा हुआ है कि इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर के नागरिकों को भी लागू होता है, यानी संपूर्ण भारत पर विस्तार है और भारत के बाहर के जो नागरिक हैं वो भी इसमें शामिल माने जाएंगे। तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि इस अधिनियम को 29 दिसंबर 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और भारत के राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ था 31/12/2007 को, यानी इसका कमेंसमेंट डेट क्या है 29/12/2007 और इन्फोर्समेंट डेट होगा 31/12/2007, 29/12/2007 और 31/12/2007। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के किस वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित हुआ। तो यह जो है आंसर, इसका राइट आंसर है सी, राइट आंसर है सी 98 वर्ष में।
तो 58वां वर्ष। और ये किससे संबंधित है? अधिनियम की उद्देशिका। अधिनियम की उद्देशिका क्या कहती है कि भारत संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यता प्राप्त माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। और नीचे अंतिम पैरा कहता है कि भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में या अधिनियमित हो। यानी आंसर क्या होगा? 58वें वर्ष में। यह संविधान, यह अधिनियम की उद्देशिका से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार बालक में सम्मिलित है जो अवयस्क नहीं है। कौन सा? पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री, उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी। सेक्शन कौन सा है? 2A। 2A में बालक शब्द यानी चिल्ड्रन शब्द की परिभाषा दी गई है और उसके अनुसार कहा जाता है कि बालक में बेटा, बेटी, पौत्र और पौत्री सम्मिलित हैं, किंतु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है। ऊपर ही दिया हुआ है कि अवयस्क जो नहीं है वैसा पुत्र, पुत्री, पौत्र या पौत्र और पौत्री और उपरोक्त सभी इसमें शामिल माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2 क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बालक में सम्मिलित नहीं है? वही प्रश्न फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्र, विवाहित पुत्र, वयस्क पुत्र। तो मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें अवयस्क शामिल नहीं होगा, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन बालक में सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा अवयस्क पुत्र। सेक्शन आंसर ये होगा, सेक्शन वही होगा, सेक्शन 2A। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत संतान में शामिल नहीं है? संतान में शामिल कौन नहीं माना जाएगा? पुत्र एवं पौत्री, बेटा, बेटी, अवयस्क पुत्र और पुत्री। तो अवयस्क जो पुत्र और पुत्री हैं वे इसमें शामिल नहीं माने जाएंगे। तो आंसर होगा डी और सेक्शन वही होगा 2A, जिसमें चिल्ड्रन की परिभाषा दी हुई है। अगला प्रश्न है, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भरण पोषण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो भोजन, निवास, वस्त्र एवं जूते। तो आंसर हो जाएगा डी, जूते इसमें शामिल नहीं है और यह संबंधित है सेक्शन 2B से। 2B क्या कहता है? भरण पोषण में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सा परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलित है। तो इसमें जूता शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है और भरण पोषण की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2B में। 2B की परिभाषा के अनुसार भोजन, निवास और वस्त्र जो है भरण पोषण में शामिल माने जाएंगे, जबकि जूता उसमें सम्मिलित नहीं माना जाएगा। जूता उसी में शामिल हो जाता है, वस्त्र में ही शामिल माना जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में अवयस्क किसे माना गया है? तो अवयस्क किसे माना गया? अवयस्क की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2C में दी गई है और 2C में परिभाषा क्या दी गई है कि अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं किया गया समझा जाता है। तो पहला ही आंसर हमारा क्या दिया हुआ है कि जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं किया गया समझा जाता है, तो यही हमारा आंसर होगा। सेक्शन कौन सा है? 2C, जिसमें परिभाषा दी गई है अवयस्क की। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में माता पिता और सौतेला पिता या सौतेली माता शामिल नहीं है? शामिल हैं। सौतेली माता शामिल है किंतु सौतेला पिता शामिल नहीं है। सौतेली माता और सौतेली पिता दोनों सम्मिलित हैं, तो आंसर है हमारा बी, शामिल नहीं है। आंसर होगा बी, शामिल हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में माता पिता में सौतेला पिता या माता शामिल माने जाएंगे। सेक्शन
2D है। सेक्शन 2D माता पिता की परिभाषा देता है। इसमें लिखा गया कि माता पिता से पिता या माता अभिप्रेत है, चाहे वह यथास्थिति जैव, दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता है, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन माता पिता में सम्मिलित है? तो यह है केवल जैविक माता पिता, दत्तक या सौतेला माता पिता या माता, ऐसे माता पिता जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन संपत्ति में सम्मिलित है। तो संपत्ति की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2F में। और इसमें ऑप्शन क्या क्या है? जंगम स्थावर पैतृक संपत्ति, जंगम या स्वयं अर्जित संपत्ति, मूर्त या अमूर्त संपत्ति, उपरोक्त सभी। आंसर होगा डी, 2F में संपत्ति की परिभाषा दी गई है और उसमें लिखा गया कि संपत्ति से किसी प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह जंगम या स्थावर पैतृक या स्वयं अर्जित मूर्त या अमूर्त हो, और जिसमें ऐसी संपत्ति में अधिकार या हित सम्मिलित है। तो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। अगला प्रश्न है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में संबंधी रिलेटिव किसे कहा गया है? तो 2G में रिलेटिव की परिभाषा दी गई है। आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पुत्र एवं पुत्री, पौत्र पौत्री, निसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई वयस्क विधिक वारिस जिसके कब्जे में उसकी संपत्ति है या उसकी मृत्यु के पश्चात विरासत में प्राप्त करेगा। आंसर होगा डी, निसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई वयस्क वारिस विधिक वारिस जिसके कब्जे में उसकी संपत्ति है या उसकी मृत्यु के पश्चात विरासत में प्राप्त करेगा। सेक्शन 2G रिलेटिव को परिभाषित करता है और इस परिभाषा के अनुसार नातेदार से निसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है जो कोई अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या विरासत में प्राप्त करेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में वरिष्ठ नागरिक किस आयु के व्यक्ति को कहा गया है? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, जो लोग अधिनियम नहीं पढ़े हैं वो भी बता सकते हैं कि 60 वर्ष या अधिक। आंसर सी है। सेक्शन है 2H में वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा दी गई है जिसमें कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त कर ली है। अगला प्रश्न है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से अभिप्रेत है। तो राज्य सरकार की परिभाषा 2I में दी हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है राज्यपाल, वहाँ का वरिष्ठतम न्यायाधीश, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक, उप मुख्यमंत्री। तो आंसर होगा सी, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक। और सेक्शन कौन सा संबंधित है? 2I में परिभाषा दी गई है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसके अनुसार कहा गया किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भरण पोषण आवेदन मंजूर नहीं किया जा सकता? ऐसे माता पिता का आवेदन जो उनके स्वामित्वाधीन संपत्ति में स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, ऐसे दादा दादी का आवेदन जो स्वयं के अर्जन से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का अपने नातेदार के विरुद्ध आवेदन जिनका पुत्र विदेश में कार्यरत है। उपरोक्त सभी आवेदन मंजूर किए जाने योग्य हैं। तो आंसर क्या है? सी, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का अपने नातेदार के विरुद्ध आवेदन जिनका पुत्र विदेश में कार्यरत है, ये आवेदन मंजूर नहीं किया जा सकता। कारण क्या है? सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनका पुत्र या पौत्र यानी जो भी नातेदार उसमें नातेदार की परिभाषा में दिए हुए हैं, अगर भरण पोषण करने में समर्थ हैं, तब जो है
वो उनका भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 के अधीन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता पिता के द्वारा किया जा सकेगा। यदि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता आसक्त हैं तो उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा किया जा सकेगा। भरण पोषण से तात्पर्य साधारण जीवन व्यतीत करने से है और अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा। तो आंसर होगा डी, धारा 5 के अनुसार, धारा 5 के पहले पैरा आप पढ़ेंगे, 5(1) जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि धारा 4 के अधीन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता पिता द्वारा किया जा सकेगा। दूसरा है, यदि वह अशक्त है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा किया जा सकेगा। और अंतिम है कि अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा। तो सेक्शन 5 से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भरण पोषण के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते हेतु धारा 5(2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन का यथासंभव ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से निस्तारण किया जाएगा। अंतिम भरण पोषण देने का आदेश से 30 दिनों के भीतर, 45 दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर। आंसर है डी, सेक्शन है 5 उपधारा 4। अगला प्रश्न है, असाधारण परिस्थितियों में अधिकरण भरण पोषण के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते हेतु धारा 5(2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन में निपटान की अवधि को एक बार अधिकतम बढ़ा सकेगा। 30 दिन तक, 45 दिन तक, 70 दिन तक, 90 दिन तक। आंसर होगा 30 दिन तक। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 5 उपधारा 4। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के अधीन बालक या नातेदारों के विरुद्ध उस जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकेगी जहां वह निवास करता है या अंतिम बार निवास किया है। जहां बालक का नातेदार निवास करता है, जहां संतान या संबंधी निवास करता है, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। सेक्शन 6 उपधारा 1। अगला प्रश्न है, बालक के नातेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन यथा उपबंधित डैश की शक्तियाँ होंगी। तो ये सेक्शन 6(3) आप पढ़ेंगे तो वहाँ दिया हुआ है कि बालक के नातेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी के अधीन, सीआरपीसी 1973 के अधीन किसकी शक्तियाँ प्राप्त होंगी? तो बी है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 6(3) आप पढ़ेंगे, 6(3) में दिया हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ उसे प्राप्त होंगी। अधिकरण को किसकी शक्ति प्राप्त होगी? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिन राज्यों में ये अधिनियम सम्मिलित है वहाँ यह प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, भरण पोषण के मामले में साक्ष्य संतान या संबंधी की उपस्थिति में किस रीति में अभिलिखित किए जाएंगे? वारंट मामलों के लिए विहित रीति में, समन मामलों के लिए विहित रीति में, उपरोक्त अ अथवा ब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा समन मामलों के लिए विहित रीति में, बी। सेक्शन कौन सा है? 4। सेक्शन 4 बतलाती है कि भरण पोषण के मामले में साक्ष्य संतान या संबंधी की उपस्थिति में जो मामला जो अभिलिखित किया जाएगा वो समन मामलों के लिए विहित रीति में अभिलिखित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने के पूर्व अधिकरण उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा। ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को कितने मास के भीतर प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन है 1 मास, 2 मास, 3 मास, 6 मास। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर होगा ए। और धारा कौन सी है? धारा है सेक्शन 6 की उपधारा 6। आंसर है 1 मास। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की किस धारा के अधीन भरण पोषण अधिकरण का गठन किया जाता है?
तो धारा 9, धारा 7, धारा 8, धारा 10 ऑप्शन में है। आंसर होगा सी, धारा 8। आंसर होगा धारा 7 होगा। और माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की किस धारा के अधीन भरण पोषण अधिकरण का गठन किया जाता है? तो ये धारा 7 है। यहाँ पे आंसर गलत लिखा गया है, सेक्शन 7(1) से संबंधित है। ऑप्शन होगा बी, यहाँ पे आप लोग बी लिख लें। अगला प्रश्न है, भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय सरकार के द्वारा, निगम के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या विधान परिषद के द्वारा? तो ऑप्शन है सी, आंसर होगा सी, राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके लिए किया जाएगा? तो यह है प्रत्येक शहरों के लिए, प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक तहसील के लिए, प्रत्येक उपखंड के लिए। तो धारा 7(1) कहती है कि प्रत्येक उपखंड के लिए भरण पोषण अधिकरण का राज्य सरकार गठन करेगी। तो 7(1) अनुसार के लिए 7(1) के अनुसार भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रत्येक उपखंड हेतु, सब डिवीजन हेतु। ठीक है। अगला प्रश्न है, भरण पोषण अधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून पंक्ति का अधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का अधिकारी, और डी है उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी। तो ऑप्शन डी सही है, उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी। अगला प्रश्न है, माता पिता एवं नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित भरण पोषण अधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर है बी, उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति के अधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न है, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 7 के अनुसार अधिकरण का पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो पीठासीन अधिकारी होगा ए, राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी। अगला प्रश्न है, ये सेक्शन किससे संबंधित है? सेक्शन 7(2) से। 7 बहुत महत्वपूर्ण धारा है, अधिकरण के गठन के बारे में बात की गई है। तो 7 को आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9(2) में अधिकतम भरण पोषण भत्ता कितने रुपये प्रति मास बताया गया है? तो आंसर है 10,000। अधिकतम भरण पोषण जो कि दिया जा सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत वह है 10,000। अब सेक्शन कौन सा है? 9(2). अगला प्रश्न है, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत अधिकरण द्वारा अधिकतम कितना भरण पोषण भत्ता निर्धारित किया जा सकेगा? फिर से वही प्रश्न रिपीट किया गया है, आंसर होगा ए। और सेक्शन कौन सा होगा? वही सेक्शन 9 उपधारा 2। अगला प्रश्न है, धारा 9 उपधारा 2, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार अधिकतम कितनी राशि भरण पोषण के रूप में दिलाई जा सकती है? तो फिर से वही प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा? 10,000 रुपये प्रति माह। सेक्शन होगा 9(2). अगला प्रश्न है, अधिकरण द्वारा भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की कौन सी धारा के अधीन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंतर्गत भरण पोषण की राशि में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भरण पोषण में विकल्प भरण पोषण की रकम अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से कितने दिनों के भीतर जमा की जाएगी? तो ये कितने दिनों के अंदर राशि को जमा करना होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 30 दिन। सेक्शन 13 बताती है। सेक्शन 13 से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन कोई आदेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर आदेशित रकम का संदाय करना आवश्यक है? तो इसका 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन ऑप्शन दिए हुए हैं, 45 दिन। तो आंसर कौन सा होगा? बी, 30 दिन। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन कोई आदेश किए जाने के लिए 30 दिनों के भीतर आदेशित रकम का संदाय करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का
भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 14 में दावा अनुज्ञात किए जाने पर किस दर से साधारण ब्याज को अधिनिर्णित किए जाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए सही है, 5 से 18% तक का ब्याज अधिनिर्णित किया जा सकता है, अधिरोपित किया जा सकता है। सेक्शन कौन सा है? 14। अगला प्रश्न है, भरण पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष की जाएगी? तो अपील के लिए प्रावधान 16 में दिया हुआ है, धारा 16 में, और धारा 16(1) के अनुसार डी अपील अधिकरण के समक्ष में अपील की जाएगी। अपील अधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो अपील अधिकरण की स्थापना कौन करेगा, यह बताता है सेक्शन 15, और सेक्शन 15 की उपधारा 1 के अनुसार अपील अधिकरण की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, अपील अधिकरण का गठन किया जाएगा प्रत्येक उपखंड के लिए, प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक तहसील के लिए? तो इसका आंसर होगा प्रत्येक जिले के लिए, ऑप्शन बी। और सेक्शन कौन सा है? 15(1). 15(1) बताती है कि अपील अधिकरण का गठन किया जाएगा, और अपील अधिकरण जो होगा प्रत्येक जिले के लिए होगा। ध्यान रहे, जो अधिकरण है वो प्रत्येक उपखंड के लिए गठित किया जाएगा, और जो अपील अधिकरण होगा वो एक जिले में एक होगा, यानी प्रत्येक जिले के लिए एक अपील अधिकरण का प्रावधान किया जाएगा, जबकि अधिकरण होगा वो एक उपखंड यानी एक सब डिवीजन के लिए होगा। अर्थात एक जिले में एक से अधिक अधिकरण हो सकते हैं, जबकि अपील अधिकरण एक ही होगा। अगला प्रश्न है, अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा अधिकारी होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का ना हो। तो यही हमारा सही उत्तर है, आंसर बी। धारा वही है 15(2). जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का उसे नहीं होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई व्यक्ति अपील अधिकरण का अध्यक्ष हो सकता है, जबकि अधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति हो सकता है। अगला प्रश्न, भरण पोषण अधिकरण के किसी आदेश के द्वारा आदेश के द्वारा व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक का कोई माता पिता आदेश की तारीख से कितने दिनों के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा? तो अपील के जो कालावधि है, समयावधि है, वह 16(1) में बताई गई है, जो कि कितनी है? बी आंसर सही है, 60 दिन। 60 दिन के भीतर अपील किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी अधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने के दिनांक से 60 दिन के अंदर। सेक्शन 16(1). अगला प्रश्न है, आदेश अपील की प्राप्ति के कितनी अवधि के भीतर अपील अधिकरण लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन है डी। अपील अधिकरण जो है अपील प्राप्त करने के 30 दिन के अंतर्गत लिखित में उसका आदेश सुनाने के लिए बाध्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, तो सभी कथनों को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, धारा 16(5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति न्यूनतम शुल्क लेकर के दोनों पक्षकारों को भेजी जाएगी। अगला है, अधिकरण या अपील करने के समक्ष कार्यवाहियों का किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा। अपील अधिकरण उस अधिकरण से जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगा। अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील का न्याय निर्णय और निश्चय करेगा, तो अपील का आदेश अंतिम होगा। तो इसका ऑप्शन ए गलत है, यानी असत्य कथन को हम लोग को चूज करना था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16(5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति न्यूनतम शुल्क शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जबकि धारा 16(5) कहती है कि बिना किसी शुल्क के आदेश की प्रति न्यूनतम शुल्क लेकर के नहीं, जबकि निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यहाँ पे न्यूनतम शब्द इस्तेमाल किया गया है, जबकि वहाँ पे निःशुल्क शब्द का इस्तेमाल है। थोड़ा सा अंतर है, इसलिए यह कथन गलत है। 16(5) के अनुसार किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति दोनों पक्षकारों को निःशुल्क दी जाती है।
तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। और सेक्शन कौन सा है? 16(7) से संबंधित है, सेक्शन 16 उपधारा 7। अगला प्रश्न है, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण में अधिकरण के समक्ष विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? हाँ, नहीं, अधिकरण की अनुमति से, जिला न्यायाधीश की अनुमति से। तो सेक्शन 17 कहती है कि अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। तो आंसर हमारा बी सही है, नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार भरण पोषण अधिकारी के रूप में किसे पदाभिहित करेगी? तो जिला समाज कल्याण अधिकारी को, जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से निम्न किसी अधिकारी को, उपरोक्त अथवा ब, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी को या जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा। ये कौन सी धारा बताती है? सेक्शन 18 उपधारा 1। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 19 के अधीन वृद्धाश्रमों की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो वृद्धाश्रमों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, सेक्शन 19 बताती है। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की कौन सी धारा उपबंध करती है कि राज्य सरकार वृद्धाश्रमों के प्रबंध की एक स्कीम विहित करेगी जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानदंड और विभिन्न प्रकार भी हैं। ऐसे आश्रमों के निवासियों की चिकित्सकीय देखभाल और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक है। तो यह जो है धारा 19 बताती है, 19 की उपधारा 2 इससे संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निर्धन से अभिप्रेत है। निर्धन के अंतर्गत कौन आता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है भिखारी, दलित वर्ग में आने वाले, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक, सी है बेरोजगार वरिष्ठ नागरिक, और डी है वैसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं। तो आंसर डी हमारा सही है। 19 सेक्शन 19 का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस बारे में बताता है कि इस धारा के अंतर्गत निर्धन व्यक्ति से कौन व्यक्ति अभिप्रेत हैं। तो कहता है कि वैसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है या जिन्हें समय समय पर राज्य सरकार अवधारित करे। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की संपत्ति गहरा कार्य या धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार क्या सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी? तो इस प्रश्न का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के उपबंधों का टेलीविज़न, रेडियो और अखबारों सहित सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और पुलिस सेवा के सदस्य में इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर समय समय पर सुग्राही और जागरूक होने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और डी है 80 है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विधि एवं गृह और स्वास्थ्य और कल्याण से संबद्ध मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है। तो उपरोक्त सभी प्रश्न सभी जो हैं सही हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं और अर्थात ये जितने भी उपाय इसमें बताए गए हैं प्रचार से लेकर के और उनका प्रशिक्षण किया जाना और उनके चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना, यह सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार को करने के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान किसमें दिया हुआ है? सेक्शन 21 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अधीन संपत्ति का अंतरण अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा घोषित किया जाएगा। शून्य, शून्यकरणीय, अवैध और विधिमान्य। तो इसका आंसर होगा शून्य। और धारा कौन सी होगी? सेक्शन 23(1). यानी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अधीन संपत्ति का अंतरण अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, जो कोई
जिसके पास वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण की देख रेख या सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा, वह दंडनीय होगा 2 मास तक के कारावास से या 2,000 रुपये तक के जुर्माने से, 3,000 तक के कारावास से या 5,000 रुपये तक के जुर्माने से, 3 मास तक के कारावास से और 5,000 रुपये तक के जुर्माने से, 6 मास तक के कारावास से या 10,000 रुपये तक के जुर्माने से और 1 वर्ष तक के कारावास से या 20,000 रुपये तक के जुर्माने से। तो आंसर होगा बी, 3 मास तक के कारावास से या 5,000 रुपये तक के जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान में पूर्णतया परित्याग करेगा या परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा या आरक्षित उनको छोड़ देगा, उनको जो है 3 मास तक के कारावास से और 5,000 रुपये तक के दंड से दंडित किया जा सकता है। यह धारा 24 के प्रावधान के अनुसार है। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा, असंज्ञेय और अजमानती होगा, असंज्ञेय और जमानती होगा, संज्ञेय और जमानती होगा। तो डी है इसका आंसर सही है, संज्ञेय होगा और जमानती होगा, कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल होगा। ये सेक्शन 25(1) कहती है। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन किसी अपराध का किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र विचारण किया जाएगा, संक्षिप्त विचारण किया जाएगा या उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बी इसका किया जाएगा कि संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 जो है इसके अधीन किसी भी अपराध का विचारण किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यह धारा 25(2) के प्रावधान बताते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी वृंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। तो यह बिल्कुल सत्य कथन है। ये धारा 26 के अनुसार जो है यह सत्य है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 27 द्वारा सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किया गया है। यह भी सत्य है। और फिर से अधिनियम की धारा 28 द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही को संरक्षण प्रदान किया गया है। यह भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा डी। और सेक्शन कौन कौन से संबंधित है? 26, 27 और 28। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के उपबंधों का निष्पादन करने के बारे में किसी राज्य सरकार को निर्देश कौन दे सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय सरकार, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा केंद्रीय सरकार। यानी इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करने के बारे में किसी राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसे है? केंद्रीय सरकार को है। यह सेक्शन 30 बताती है। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों को प्रभावी करने में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश कौन दे सकेगा? तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या होगा? सी, राज्य सरकार। सेक्शन कौन सा है? 29। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों को प्रभावी करने में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी। सेक्शन 29। अगला है, राज्य सरकारों द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति के लिए पुनर्विलोकन तथा अनुवीक्षण कौन कर सकेगा? केंद्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त सभी। आंसर हमारा क्या होगा? ए। सेक्शन 31 के अनुसार कौन सा होगा? केंद्रीय सरकार। यानी इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति के लिए पुनर्विलोकन तथा अनुवीक्षण की शक्ति किसके पास है? सेक्शन ए, ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार। सेक्शन कौन सा है? 31। सेकंड लास्ट सेक्शन है। 32 कुल धाराएं हैं, इसमें 31वीं धारा तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम कौन बना सकेगा? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उपरोक्त एवं ब दोनों।
आंसर होगा बी राज्य सरकार। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2007 के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। तो ये रहा हमारा आज का प्रश्न, जो कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2007 के प्रावधानों पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर पे बेस्ड था। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार।